हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं ईएमआई कैलकुलेटर यूजिंग रिएक्ट जेएस, जहाँ पर आप आपके लोन्स की, देन आपके कार लोन, होम लोन की ईएमआई को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आप लोग देख सकते हो हमारे पास एक फॉर्म है जिसमें आपको अमाउंट इंटर करना है। सो लेट्स से हम यहाँ पर 5 लाख, ओके, 5 लाख हमने यहाँ पर अमाउंट इंटर कर दिया है, ठीक है। देन इंटरेस्ट क्या दे रहे हैं, सो 9% इंटरेस्ट दे रहे हैं। देन जो ईयर्स है वो कितने ईयर का आपने लोन लिया है, तो 5 ईयर का, ठीक है। जैसे ही हम कैलकुलेट ईएमआई पर क्लिक करेंगे तो आ रहा है यूर ईएमआई इज़ 10,379। सो इस तरीके से आपकी जो ईएमआई है वो कैलकुलेट होके आ गई पर मंथ, ओके। देन आप जैसे ही यहाँ पर अमाउंट को, चीज़ों को चेंज करोगे तो उसके हिसाब से ये चेंज होंगे। तो लेट्स से हमने यहाँ पर 1 लाख दे दिया और इंटरेस्ट और ईयर सेम है। तो देखिए हमारे पास जो योर ईएमआई इज़ 2076, तो जो आपकी ईएमआई बन रही है वो 1 लाख के लिए कितनी बन रही है, 2076। देन अगर मैं इसको लेट से 9 लाख कर दूँ, ठीक है, और इंटरेस्ट में 8% कर दूँ और ये कर देता हूँ मैं 10 ईयर के लिए लोन। कैलकुलेट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारी ईएमआई बन रही है वो 10,919 रुपीज़। सो इस तरीके से आप आपके कोई भी लोन की, लाइक कार लोन, होम लोन की ईएमआई को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट इस लॉजिक को समझने वाले हैं, किस तरीके से हम ये कैलकुलेटर बना सकते हैं जिससे हम ईएमआई को कैलकुलेट कर सके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो यार प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। अगर गाइस आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल एंड कमेंट करके ज़रूर बताना यार आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। देन आपकी कोई सजेशन, कोई प्रोजेक्ट्स हो तो वो भी। देन एंड सॉरी फॉर डैट गाइज कि जो वीडियो है वो रेगुलरली नहीं आ रही थी, सो ड्यू टू लॉट ऑफ वर्क। सो अब से हम कोशिश करेंगे जो वीडियो है वो रेगुलर आएंगी। सो कीप सपोर्टिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हम आ चुके हैं VS कोड पर और हमने रिएक्ट को इंस्टॉल कर लिया है। एक EMI कैलकुलेटर नेम से फ़ोल्डर बना लिया है, ठीक है। तो हमारे पास एक कंपोनेंट है, फोल्डर कंपोनेंट, उसके अंदर हमने EMI.js करके एक कंपोनेंट बनाया है जिसके अंदर अभी कुछ नहीं है, ठीक है। index.css इसके अंदर भी कुछ भी नहीं है। जो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट CSS आती है वो है, और जो बैकग्राउंड कलर हमने दिया है एक्वा, ये है। इसको भी अभी मैं कमेंट कर देता हूँ। और EMI के अंदर हम जो हमारा बेसिक कोड होता है, रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट, ये लिख लेते हैं। इसको सेव कर लेंगे और यहाँ पर app.js के अंदर EMI को हम इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। हमने जैसे ही इंपोर्ट किया ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो चुका है, हमारा कंपोनेंट आ चुका है। आउटपुट पर जाएंगे तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमें EMI लिखा रहा है। इट मीन्स कि सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। अब हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम ये जो ड्यू है इसको क्लास दे देंगे कंटेनर, ठीक है। देन इसके अंदर हम एक और ड्यू लेंगे। इसके अंदर हमारे पास एक P टैग होगा जिसके अंदर हम लिख रहे होंगे इंटर अमाउंट, ठीक है, इंटर अमाउंट। देन हमारे पास एक इनपुट टैग होगा, ठीक है। हमारे पास एक इनपुट टैग होगा जिसका हम टाइप दे देंगे टेक्स्ट, ठीक है। और इसका जो प्लेस होल्डर होगा इसमें हम लिख देंगे इंटर अमाउंट, या फिर नॉर्मल हम अमाउंट ही लिखेंगे क्योंकि वो सेम सेम हो जाएगा। और इसका जो नेम है वो नेम हम दे देंगे, इसका लेट से प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल का मतलब होता है टोटल अमाउंट, ओके, प्रिंसिपल अमाउंट, ओके, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारे पास ये P टैग है और इनपुट है इसको कॉपी कर लेंगे और पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर हम लिखेंगे इंटर इंटरेस्ट लिखिए, ठीक है। और नेम में भी हम यहाँ पर इंटरेस्ट लिख देंगे, ठीक है। और ये नेम हम क्यों लिख रहे हैं तो आगे हमें इसका यूज़ है, आगे आपको समझ आएगा कि हम नेम क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी हमारे पास आ जाएगा प्लेस होल्डर में इंटरेस्ट, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ईयर्स, कितने साल के लिए आप लेना चाहते हैं लोन, और यहाँ पर हम लिख देंगे ईयर, और यहाँ पर भी लिख देंगे ईयर्स, ठीक है, इस तरीके से। सो ये हमारे पास आ चुका है, ठीक है। इस ड्यू के बाहर आ जाएंगे हम और एक बटन बना लेंगे जिसमें हम बोल रहे होंगे कैलकुलेट EMI, ओके। कैलकुलेट EMI एक बटन होगा मेरे पास, और एक और ड्यू हम बना लेंगे जिसके अंदर हमारे पास एक P टैग होगा जिसके अंदर हम
लिख रहे होंगे योर EMI इज़ ओके। इसके अंदर हम रिज़ल्ट को स्टोर कर रहे होंगे और हम बोल रहे होंगे रिज़ल्ट, ठीक है। क्लास का नाम हमने दे दिया रिज़ल्ट। सेव कर लेंगे और आउटपुट पर जाएंगे तो आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमारे पास स्ट्रक्चर आ रहा है जो हमने HTML लिखी है। इसको हम सेव करेंगे और यहाँ पर हम CSS अप्लाई करेंगे। तो हमने बैकग्राउंड कलर एक्वा दिया है, थोड़ा डार्क कर दिया है, ठीक है। देन हमारे पास कंटेनर एक हमने एक क्लास दी है उसमें, तो उस कंटेनर को हम यहाँ पर विड्थ देंगे 300 पिक्सल, ठीक है। और इसको हम पैडिंग दे देंगे कुछ 16 पिक्सल की, ओके। बैकग्राउंड कलर दे देंगे उस कंटेनर का वाइट और मार्जिन ऑटो दे देंगे जिससे वो सेंटर में दिखेगा, ठीक है। सेव करते हैं और मार्जिन टॉप से भी दे देंगे हम उसको कुछ 25 पिक्सल, ताकि वो टॉप से भी हमें थोड़ा नीचे दिखे। आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से, ठीक है। देन हमें यहाँ पर H1 भी लिखना है हेडिंग में, H1 इसमें लिख देंगे हम EMI कैलकुलेटर इस तरीके से, ठीक है। और कंटेनर के अंदर हमारे पास है इनपुट, तो उस इनपुट को टारगेट कर लेंगे हम। इनपुट की जो विड्थ होगी वो 95% दे देंगे हम, ठीक है। और जो हाइट होगी 20 पिक्सल, पैडिंग होंगी वो होंगी 3 पिक्सल, ठीक है। और फॉन्ट साइज़ दे देंगे, जो इनपुट के अंदर हम टेक्स्ट लिखेंगे उसका फॉन्ट साइज़ दे रहे हैं हम 15 पिक्सल, ओके। देन इसी तरीके से हमारे पास कंटेनर के अंदर P टैग है, तो उनको मार्जिन दे देंगे कुछ 3 पिक्सल का, ठीक है। और टेक्स्ट अलाइन हम दे देंगे उन्हें, सेंटर नहीं देंगे, उन्हें लेफ़्ट दे देंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम जब इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर करेंगे कंटेनर के अंदर तो सभी चीज़ें सेंटर आ जाएंगी, लेकिन ये जो P टैग है, ओके, उसे हम लेफ़्ट में दिखाना चाहते हैं। सो देखिए परफेक्टली इंटर अमाउंट, ये इंटरेस्ट सभी जो भी है, इंटर अमाउंट, इंटरेस्ट, ये सभी लेफ़्ट में आ रहा है, ठीक है, परफेक्ट। और इसको हम मार्जिन टॉप से दे देंगे कुछ 12 पिक्सल, ठीक है। तो टॉप से भी हमें स्पेस मिल रहा है, बिल्कुल परफेक्ट। देन जो हमारे पास बटन है, तो कंटेनर के अंदर हमारे पास है कंटेनर के अंदर हमारे पास है बटन, तो उसको हम विड्थ दे देंगे 140 पिक्सल और हाइट दे देंगे हम 38 पिक्सल, विड्थ हाइट। देन बैकग्राउंड कलर दे देंगे, तो बैकग्राउंड कलर हम एक्वा ही देने वाले और इसको हम डार्क कर लेंगे, ओके। इस तरीके से डार्क कर लेंगे, डार्क कर लिया। देन जो कलर है वो वाइट, मीन्स जो टेक्स्ट का कलर है वो वाइट होगा। फॉन्ट साइज़ दे देंगे इसकी हम कुछ 19 पिक्सल, ठीक है। बॉर्डर नन कर देंगे और मार्जिन टॉप से दे देंगे कुछ 14 पिक्सल। सेव करते हैं और देखते हैं बटन कैसा दिख रहा है। देखिए परफेक्ट, ओके। इसको हम 18 दे देते हैं। देन इसके बाद हमारे पास एक रिज़ल्ट क्लास है, ठीक है। रिज़ल्ट क्लास है, रिज़ल्ट क्लास के अंदर P है, उसको हम दे देंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर और फॉन्ट साइज़ दे देंगे उसको कुछ 22 पिक्सल, ठीक है। सेव कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास UREMI ये आ चुका है। सो हमारा जो HTML CSS का पार्ट है ये कंप्लीट हो चुका है। देन अब हमें लॉजिक पार्ट की तरफ देखना है, ठीक है। सो हम यहाँ पर आ जाएंगे हमारे कंपोनेंट के अंदर और जो भी हमारे पास इनपुट है, इन सभी इनपुट के अंदर हम एक ऑन चेंज इवेंट को लगा रहे हैं, ठीक है। ऑन चेंज इवेंट तब कॉल होता है जब भी आप कुछ चेंज करते हो। लेट से आपने इनपुट के अंदर कुछ लिखा, A लिखा, तो ये ऑन चेंज इवेंट चल जाएगा। तो इसका हम नाम दे रहे हैं हैंडल इनपुट। और ये जो ऑन चेंज इवेंट है सभी के अंदर ये हमने सेम ही दिया है, हैंडल इनपुट, ठीक है। तो कॉन्स्ट हैंडल इनपुट ये हमारा फंक्शन है, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास एक इसे मिलता है ई मीन्स इवेंट। तो इसकी हेल्प से हम उसकी जो वैल्यू है, उसका जो नेम है, देखिए मैंने आपसे कहा था ये जो नेम है ये क्यों लिख रहे हैं हम, ताकि हम इसको टारगेट कर सके। और क्यों टारगेट करेंगे कि चेक करेंगे कि भाई ये प्रिंसिपल है क्या इंटरेस्ट है, इस तरीके से। तो नेम को, वैल्यू को हम टारगेट कर सकते हैं। तो देखिए मैं लिखूँगा ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, तो जो भी उसकी वैल्यू होगी
वो हमें मिल जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पर लिखेंगे e.target.name, तो जो भी उसका नेम होगा वो हमें मिल रहा होगा। सेव करेंगे और इसको हम इंस्पेक्ट करके देखेंगे ताकि आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सके, आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो, ठीक है। सो इसको हम कर लेते हैं साइड में, ठीक है, और कंसोल पर जाते हैं। एक बार इसको रिफ्रेश कर दिया, ठीक है। सो लेट से जब भी मैं कुछ लिखूंगा, लेट से मैंने यहाँ लिखा 1, सो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर मेरे पास आ गया 1 और उसकी वैल्यू भी मिल रही है मुझे, मतलब इस इनपुट की e.target से मुझे वैल्यू भी मिल गई। और उसके नीचे हमने e.target.name, मतलब मैंने किस पर चेंज किया है, तो भाई मैंने प्रिंसिपल के अंदर चेंज किया है और उसके अंदर मैंने 1 लिखा है। इस तरीके से अगर आप यहाँ पर इसको क्लोज करेंगे, अगर आप यहाँ पर इंटरेस्ट में 9 लिख रहे हो, ठीक है, तो देखिए 9 इंटरेस्ट आ चुका है वैल्यू, और किस में लिख रहे हो आप, इंटरेस्ट वाले के अंदर सेक्शन में लिख रहे हो। जैसे ईयर के अंदर मैंने 5 लिखा तो 5 आ चुका है वैल्यू और ईयर आ चुका है, तो ये परफेक्टली काम कर रहा है, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेंगे नेम से, उस वेरिएबल के अंदर e.target.name को रख लेंगे, ओके। इसी तरीके से हमारे पास वैल्यू एक वेरिएबल होगा, उसके अंदर हम e.target.value को रख रहे होंगे, ओके, इस तरीके से। और इस कंसोल को भी हम हटा देंगे। अब हम यहाँ पर बेसिकली कंडीशन लिखेंगे इफ़, ओके, अगर नेम इक्वल होता है किसके, प्रिंसिपल के, ठीक है, प्रिंसिपल के। ये जो हमने नेम दिया है ये प्रिंसिपल, और जो हमारे पास आ रहा है नेम, दोनों अगर इक्वल होता है तो हम क्या करेंगे, एक स्टेट के अंदर उस डेटा को सेट करेंगे। तो उसके लिए हमें यूज स्टेट को क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर यूज स्टेट बना लेंगे, तो कॉन्स्ट यहाँ पर हम लेंगे प्रिंसिपल, ओके, सेट प्रिंसिपल, ठीक है। तो हमने यहाँ पर स्टेट बना ली एक यूज स्टेट, ओके, इस तरीके से, जो कि अभी एम्प्टी है। अब हमें प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और ईयर, इनके लिए भी यूज स्टेट चाहिए, तो इनको हम कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। इसमें हम लिखेंगे इंटरेस्ट, ओके, देन इसके अंदर हम लिख देंगे सेट इंटरेस्ट, ओके। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर होगा ईयर, और इसके अंदर हम लिख देंगे सेट ईयर। तो इस तरीके से हमने 3 स्टेट बना ली है, और हम कंडीशन के बेस पे इन स्टेट के अंदर डेटा को सेट करेंगे। तो अगर नेम प्रिंसिपल के इक्वल है तो हम किसके अंदर, सेट प्रिंसिपल के अंदर वैल्यू को सेट करेंगे कि ये, ओके, एल्स इफ़ कंडीशन लगाएंगे, और इसमें हम बोल रहे होंगे अगर नेम इक्वल होता है इंटरेस्ट के इक्वल होता है, ओके। आपको जो नेम है ये आपको वेरीफाई कर लेना है, दोनों नेम सेम होना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी यहाँ पर कंडीशन फॉल्स होती है, ओके, ये नेम सेम नहीं रहता तो वो आगे बढ़ेंगी ही नहीं कंडीशन। तो सेट इंटरेस्ट के अंदर हम वैल्यू को सेट कर देंगे, ओके। इसी तरीके से इस एल्स इफ को कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, और यहाँ पर हम चेक करेंगे ईयर को। अब देखिए ईयर के अंदर हमने ईयर लिखा है, ठीक है, और यहाँ पर सेट ईयर कर देंगे, ठीक है। सेट ईयर के अंदर हमने वैल्यू को सेट कर दिया। तो इस तरीके से हमारे पास हमने कंडीशन के बेस पर, अगर प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल के स्टेट के अंदर वैल्यू जाए, ईयर है तो ईयर के स्टेट में, इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट के स्टेट में, ठीक है। इस तरीके से हमने सेंड कर दिया है, ओके, और हमारे पास डेटा भी आ रहा है। अब हम क्या चाहते हैं कि जब मैं, एक बटन है मेरे पास कैलकुलेट EMI, इस पर मैं क्लिक करूँ तो तब मेरे पास कैलकुलेशन हो, ओके। तो देखिए हम यहाँ पर बोलेंगे कैलकुलेट EMI नेम से हम एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। तो इस फंक्शन को हम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे, ओके, कॉन्स्ट कैलकुलेट EMI फंक्शन को डिफाइन कर लेंगे, ठीक है।
अब जो हमारे पास ईएमआई का फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हमारे पास ईएमआई का ये फॉर्मूला है। सबसे पहले हमें इस फॉर्मूले को समझना है। तो देखिए यहाँ पर पी का मतलब है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मीन्स टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट मतलब कि आप जो भी वहाँ पर अमाउंट लिखोगे, लेट से आपने लिखा कि मैंने 5 लाख लोन लिया है, ओके, तो टोटल अमाउंट हुई आपकी। देन आर मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब आप इंटरेस्ट आपको लिखना है, ओके। आर डिनोट कर रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। और ये जो है ना आर, फिर ब्रैकेट 1+r, फिर जो आपको ये साइन दिख रही है इसका मतलब है पावर, ओके, पावर। देन ये एन का मतलब है ईयर, ओके। तो यहाँ पर इस चीज़ की पावर निकाल रहे हैं हम, ओके। इसी तरीके से 1 - पावर n-1, तो बेसिकली n का मतलब है ईयर और यहाँ पर पावर निकल रही है, ठीक है, इस तरीके से। सो ये जो हमारे पास फॉर्मूला दिया गया है, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम ईएमआई को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें जो भी हमारे पास डेटा आ रहा है उसको सही तरीके से अरेंज करना होगा, ठीक है। सो देखिए हमारे पास एक वेरिएबल बना लेंगे हम आर नेम से, इसका मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट आर, ठीक है। और जो मेरे पास इंटरेस्ट आ रहा है उसको मैं इसके अंदर असाइन कर दूंगा, ठीक है। और हम एक कंडीशन लगाएंगे कि अगर मेरे पास प्रिंसिपल है, ओके, मतलब इसका मतलब ये कि हम एक ऐसी कंडीशन लगाएंगे कि अगर मेरे पास प्रिंसिपल के अंदर डेटा है, अगर मेरे पास इंटरेस्ट के अंदर डेटा है, ओके, इंटरेस्ट, और अगर मेरे पास ईयर के अंदर डेटा है, तभी मैं इस चीज़ को कैलकुलेट करूँ, तभी मैं ईएमआई को कैलकुलेट करूँ। अगर यूज़र ने डेटा कुछ लिखा ही नहीं है, लेट्स उसने अमाउंट लिख दी टोटल और इंटरेस्ट लिख दिया, लेकिन कितने साल के लिए वो चीज़ नहीं लिखी, और वो बटन पर क्लिक करता है, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है आधी अधूरी है, इसलिए कैलकुलेट ही ना हो। अगर तीनों चीज़ें हैं तभी ये कैलकुलेट हो, सबसे पहला। तो अब हमें क्या करना है, जो इंटरेस्ट है हम इंटरेस्ट को मंथ वाइज कन्वर्ट करेंगे, ओके। जो हमने इंटरेस्ट दिया है, अभी हमने 9% दिया है, बट हमें इसको मंथ के अंदर अंदर कन्वर्ट करना है। तो देखिए मेरे पास आर वेरिएबल है, तो जो भी मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम डिवाइड कर देंगे 12 से मंथ में, और 100 से। इस तरीके से जो भी मेरे पास इंटरेस्ट है वो मंथली, ओके, मंथली डिवाइड हो जाएगा, मंथली कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। देन हमारे पास अब देखिए, अब हमें क्या करना है, ये जो फॉर्मूला है, प्रिंसिपल तो हमारे पास है, अब मुझे पावर को निकालना है। तो पावर कैसे निकालेंगे, तो देखिए हम एक वेरिएबल बनाएंगे पावर कैलकुलेट, ओके। पावर कैलकुलेट नेम से एक वेरिएबल बना रहे, जिसमें हम क्या करेंगे, मैथ डॉट पावर, एक मेथड होती है जिसकी हेल्प से हम पावर निकाल सकते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पर लिखना है 1+r, आर का मतलब है इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। देन यहाँ पर क्या बोल रहे हो, किसकी पावर निकालना है, तो आपको निकालना है पावर ईयर की। तो आपको यहाँ पर लिखना है ईयर मल्टीप्लाई बाय 12, ओके, ईयर मल्टीप्लाई बाय 12। तो देखिए सबसे पहले तो 1+r, इसकी पावर कितनी, इसकी पावर होंगी ये ईयर मल्टीप्लाई बाय 12। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये पावर को निकाल ले रहे हैं, ओके, ठीक है। अब हम हमारे जो फॉर्मूला है उसको अरेंज करेंगे। तो हम यहाँ बोलेंगे बेसिकली ईएमआई नेम से एक फॉर्मूला बना देंगे। तो देखिए मेरे पास प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, ठीक है, मेरे पास प्रिंसिपल है, ओके। देन हम यहाँ पर ले लेंगे ब्रैकेट, और हम एक और ब्रैकेट लेंगे, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास होगा आर, ओके, जो कि देखिए ये आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये मल्टीप्लाई होगा किससे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है पावर से। तो हमने एक पावर को कैलकुलेट करके एक वेरिएबल में रख दिया है, तो आपको मल्टीप्लाई पावर कैलकुलेट दे देना है, ठीक है, इस तरीके से। देन डिवाइड, हमारे पास डिवाइड कर लेंगे उसे हम, ओके, इसके बाहर आ जाएंगे, इस ब्रैकेट के बाहर आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर होगा पावर कैलकुलेट -1, ओके, -1, ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर ये निकल गया पावर, ओके, ये हमारे पास यहाँ पर निकल रहा है पावर, ये हमारे पास निकल रहा है पावर, ठीक है। और उसको हम माइनस कर रहे हैं 1 से, कुछ इस तरीके से।
तो इस तरीके से हमें यहाँ पर निकालना है हमारी पावर को, और इसको हम सेव करेंगे और देखेंगे इसका आउटपुट। ठीक है, तो लेट्स से, और जो हमने ये 1 लिखा है, जो ब्रैकेट के बाहर लिखा है, तो उसको हम ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे। ठीक है, सेव कर लेंगे। और देखिए, अब हमें जो हमारे पास EMI कैलकुलेट होके आ रही है, उसको अगर हमें स्क्रीन पर शो करना है तो हमें एक स्टेट के यूज़ करके उसको शो करना है। ठीक है, तो हमें एक स्टेट बनानी होगी। तो एक स्टेट बना लेंगे हम यहाँ पर, कॉन्स्ट EMI सेट EMI नेम से हमने स्टेट बना ली। ओके, यूज़ स्टेट, इस तरीके से। और हम यहाँ पर सेट EMI, जो हमारे पास स्टेट है, उसके अंदर इस EMI को सेंड कर दे रहे, जो डेटा आएगा हमारे पास उसको सेंड कर दे रहे। अब इसको हमें शो करना है, तो देखिए हमने यहाँ पर रिज़ल्ट एक ड्यू है, उसके अंदर हमारे पास स्पीड आएगी। तो करली ब्रेसेस के अंदर जो आपकी करंट स्टेट है EMI, उसको आपको इंटर कर देना है। सेव करते हैं और चलते हैं आउटपुट पर और देखते हैं क्या हमें डेटा मिल रहा है। तो कुछ एरर आ रहा है, रिफ़्रेश कर लेते हैं इसे। तो देखिए हमारे पास आ रहा है कि लाइन नंबर 6 में कोई दिक्कत है। ओके ओके, तो आई थिंक ये जो नेम है ये सेम हो रहा होगा, तो इसको हम यहाँ पर चेंज कर देंगे रिज़ल्ट। ओके, और इसको हम कर देंगे सेट रिज़ल्ट। ओके, और यहाँ पर भी हम सेट रिज़ल्ट के अंदर डेटा को सेट कर रहे हैं, और हमारे पास जो करंट स्टेट है वो सेट आ जाएगी रिज़ल्ट। ठीक है, सेव कर लेते हैं, चलते हैं आउटपुट पर और एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं। सो हमारा डेटा स्टोर हो रहा है। सो देखिए अभी भी कुछ हमें एरर शो कर रहा है, तो इस एरर को समझते हैं। तो देखिए एरर क्या आ रही है, तो हमने यहाँ पर एक मिस्टेक कर दी है, और वो साफ साफ एरर में बोल रहा है कि लाइन नंबर 6 के अंदर हमने हैंडल इनपुट जो हमारा फंक्शन है उसके अंदर हमने स्टेट को डिफ़ाइन कर दिया है। ओके, जो कि बिल्कुल गलत है, हमारी मिस्टेक। तो हमें फंक्शन, जो मेन फंक्शन है हमारा, उसके अंदर हमें उसको सेट करना है। ठीक है, सेव करेंगे अब। तो हमने जो हमारा हैंडल इनपुट फंक्शन है उसके अंदर सभी स्टेट को डिफ़ाइन कर दिया था। ओके, सो चलिए आउटपुट पर चलते हैं और आप लोग देख सकते हो अब कोई एरर नहीं है। एक और बार हम रिफ़्रेश कर देते हैं। सो देखिए अब कोई भी यहाँ पर एरर है नहीं। तो हम यहाँ पर अमाउंट लिखते हैं, लेट से 1 लाख लिख रहे हैं हम। ठीक है, हमने अमाउंट एंटर किया 1 लाख, और इंटरेस्ट हम बोल रहे हैं 9%, और ईयर हम बोल रहे हैं 5। कैलकुलेट EMI पर हम क्लिक कर रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हो हमारे पास डेटा आ रहा है 2075। ये आपकी जो EMI है, आपकी जो EMI बन रही है, अगर आप 1 लाख का लोन लेते हैं और 9% इंटरेस्ट देते हैं 5 सालों के लिए, तो आपको 2075 EMI देनी होगी पर मंथ। ओके, यहाँ पर आपको पर मंथ की EMI कैलकुलेट होकर मिल रही है। बट आप लोग देख सकते हो पॉइंट के बाद हमें बहुत सारा डेटा मिल रहा है, तो इसके डेटा को हमें हैंडल करना है। तो हम नहीं चाहते यार इतना सारा डेटा देखे यूज़र को। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे आना है आपको सेट रिज़ल्ट के अंदर मैथ डॉट राउंड, हमारे पास एक मेथड होती है। ये क्या करता है, जो भी वैल्यू आती है ना उसको राउंड ऑफ कर देता है। अभी देखिए हमारे पास क्या वैल्यू आ रही, 2075.8355 ये वैल्यू आ रही। तो ये क्या करेंगे, राउंड ऑफ कर देगा, उसको कर देगा 2076। ओके, इस तरीके से राउंड ऑफ कर देता है वैल्यू को। सेव कर लेंगे और एक बार रिफ़्रेश कर देंगे। सो परफेक्टली हमारी जो EMI है वो कैलकुलेट होके आ रही है, और हमने वैल्यू को राउंड ऑफ भी कर दी। हम नहीं चाहते यूज़र को पॉइंट के बाद वैल्यू दिखे ताकि। ओके, सो हम यहाँ पर फिर से लिखते हैं 1 लाख। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा ओके 1 लाख, हमने अमाउंट लिखा, इंटरेस्ट 9% लिख रहे हैं, और ईयर 5 लिख रहे हैं। ठीक है, कैलकुलेट EMI पर हम जैसे ही क्लिक कर रहे हैं तो आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, योर EMI इज़ 2076। अब हमारे पास पॉइंट के बाद ही वैल्यू नहीं आ रही। इसी तरीके से लेट से अगर आप यहाँ पर 6 लाख कर देते हो, कैलकुलेट पर क्लिक करते हो, तो आपकी जो EMI है वो बन रही है 12,455 रुपीज़। ओके, इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर देते हो, या जो आपका ईयर है, आप जो ईयर कम कर देते हो, लेट से
और कैलकुलेट पर क्लिक करोगे तो आपकी जो ईएमआई है, मंथली ईएमआई बढ़ जाएंगी, क्योंकि आपने यहाँ पर ईयर को कम कर दिया। लेट्स से अगर मैं 2 साल कर दूँ तो आपकी और ईएमआई बढ़ जाएंगी, क्योंकि आपने ईयर को कम कर दिया। अगर मैं यहाँ पर ईयर को 8 साल कर दूँ, ओके, तो आप देखिए 8,482 रुपीज़ आपकी ईएमआई बन रही। सो इस तरीके से आप यहाँ पर आपकी ईएमआई को कैलकुलेट कर सकते हो, चाहे वो कोई भी लोन हो, जैसे होम लोन, कार लोन, कोई भी लोन हो, आप यहाँ पर जो आपकी मंथली ईएमआई है उनको कैलकुलेट कर सकते हो। सो आज की इस वीडियो में हमने यार ईएमआई कैलकुलेटर बनाना सीखा यूजिंग रिएक्ट.जेएस, और उसके लॉजिक को समझा, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है वो चीज़ों को देखा डीप में, और बहुत ही स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को देखा। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होंगी। अगर गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस प्लीज़ 1 लाइक, एंड अगर गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। देन अगर गाइस आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, एंड आप एक बार चैनल पर विज़िट करें, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इनफाइनाइट स्क्रॉल है, लेज़ी लोडिंग, रिएक्ट का कंप्लीट कोर्स है, वेबसाइट्स है, बहुत सारी चीज़ें। और कमेंट करके यार ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लग रही है, और आपकी सजेशन, देन आप कौन से प्रोजेक्ट चाहते हैं, कौन से टॉपिक चाहते हैं, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड रियली सॉरी गाइज़, जो हम रेगुलर अपडेट नहीं दे पा रहे थे, रेगुलर वीडियो नहीं आ पा रही थी ड्यू टू बिजी शेड्यूल, तो अब से हम कोशिश करेंगे कि बिल्कुल रेगुलर अपडेट आएंगी। सो कीप सपोर्टिंग गाइज, एंड थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। हम बहुत ही जल्द 10,000 सब्सक्राइबर अचीव करने वाले। रियली थैंक्स। प्लीज़ 1 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल।